गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले हम महाराणा सांगा की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ। इनके पिता राजा रायमल थे। इनकी माता का नाम रतन कंवर था। रायमल की बहुत सी संतानें थी, लेकिन उत्तराधिकार की दावेदारी प्रमुख रूप से ये 4 भाई थे। कुंवर पृथ्वीराज सिंह, कुंवर जगमाल और कुंवर राय सिंह। उत्तराधिकार राजगद्दी प्राप्त करने हेतु इन चारों भाइयों में होड़ सी लगी हुई थी। पिता रायमल ने समय पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, अतः ये चारों भाई राजगद्दी की प्राप्ति के लिए एक ज्योतिषी के पास गए, अपने भाग्य की लकीरें जानने के लिए। इनके साथ इनके चाचा सारंग देव भी गए। ज्योतिषी ने हाथ की लकीरें और माथे की रेखाएं देखकर महाराणा सांगा की तरफ इशारा किया। ये देखकर इनके बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज सिंह बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इस क्रोध में महाराणा सांगा पर एक जानलेवा वार किया। इस हमले में महाराणा सांगा का बीच बचाव चाचा सारंग देव ने किया, लेकिन इस हमले में महाराणा सांगा बुरी तरह से जख्मी हुए और इनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। कुछ समय पश्चात चारों भाई एक बार पुनः चाचा सारंग देव के साथ एक सिद्ध योगिनी के पास गए। उस सिद्ध योगिनी ने भी राजयोग की रेखा महाराणा सांगा के हाथ में बताई और इस प्रकार से ये तीनों भाई एक बार पुनः महाराणा सांगा के प्रति क्रोधित हुए और उन पर हमला किया। इस बीच बचाव में चाचा सारंग देव भी मारे गए। अतः महाराणा सांगा अब छिपकर रहने लगे। छिपते छिपाते हुए अजमेर के राजा महपा पंवार के यहाँ पहुँचे। महपा पंवार ने उनको अपने यहाँ शरण दी। कुछ समय पश्चात तीनों भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। अतः पिता रायमल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अतः पिता रायमल ने महाराणा सांगा को अपने राजदरबार में बुलाया और उनका राज्याभिषेक किया। इस प्रकार महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। महाराणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से राजगद्दी पर बैठे और 1527 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। खानवा के युद्ध के पश्चात 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। खानवा के युद्ध में इनको 80 घाव लगे। ये कहा जाता है कि महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा सांगा विभिन्न युद्धों में इनके कई अंग क्षतिग्रस्त हुए। एक आंख नहीं थी इनकी। खातूले के युद्ध में इनका एक हाथ व टांग बुरी तरह से जख्मी हुई। इसके अलावा इनके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। ये कहा जाता है कि महाराणा सांगा छोटे से छोटा युद्ध भी स्वयं लड़ने के लिए चले जाते थे, यानी उनको युद्ध लड़ने का बड़ा शौक था। तो इस प्रकार मेवाड़ की राजगद्दी पर सिसोदिया वंश का एक शक्तिशाली व युद्धप्रिय शासक गद्दी पर आसीन हुआ। इसी दौरान महाराणा सांगा का मुकाबला मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ हुआ। खानवा के युद्ध के प्रमुख कारण। खानवा के युद्ध के कारणों में पहला कारण बाबर और राणा सांगा द्वारा एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाना। बाबर और राणा सांगा खानवा के युद्ध के कारण के रूप में दोनों एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाते हैं। बाबर ये कहता है कि राणा सांगा ने
इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रित किया और सहायता देने का वचन दिया। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की। तो इस प्रकार बाबर महाराणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर महाराणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया था, जबकि समझौते के अनुसार ये प्रदेश महाराणा सांगा को मिलने चाहिए थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाते हैं। दूसरा कारण धार्मिक कारण। चूंकि बाबर भारत पर एक विदेशी आक्रांता के रूप में आया, उस समय भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया और ये युद्ध हिंदू और मुस्लिम युद्ध बनाने के लिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। महाराणा सांगा के साथ प्रमुख अफगान शासक तथा कई मुस्लिम सैनिक भी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। तीसरा प्रमुख कारण बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आया था और उसे हिंदुस्तान पूरी तरह से रास आ चुका था। वो हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परमानेंट राज्य। इसलिए उसको अपना परमानेंट राज्य स्थापित करने के लिए महाराणा सांगा से युद्ध करना अनिवार्य था। दूसरी ओर राणा सांगा की महत्वाकांक्षा, यानी महाराणा सांगा भी अब इस बात के लिए कटिबद्ध था कि भारत में एक बार पुनः हिंदू राज्य, राजपूत राज्य स्थापित किया जाए। इसके लिए उन्होंने आसपास के कई छोटे बड़े राजपूत शासकों को एकत्रित किया, संगठित किया और बाबर से युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। पांचवा कारण अफगान और राजपूतों का गठबंधन। राणा सांगा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अफगानों से गठबंधन करने का निश्चय किया। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा के पक्ष में था। इसी प्रकार अफगान सरदार हसन खां मेवाती भी राणा सांगा से जा मिला। बाबर इस राजपूत अफगान गठबंधन से बड़ा चिंतित हुआ और उसने मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। इस प्रकार से दोनों के बीच खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व की घटनाएं। राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, अतः बाबर ने एक मुगल सेना बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजी, परंतु मुगल सैनिक बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने में सफल नहीं हुए। बयाना से भागते हुए मुगल सैनिकों ने राजपूतों की वीरता और पराक्रम की प्रशंसा की, जिससे बाबर की सेना में भय और आतंक फैल गया। इसी समय काबुल से आए हुए एक ज्योतिषी जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था, उसने बाबर की पराजय तथा राजपूतों की विजय की भविष्यवाणी की। इस अवसर पर बाबर ने धैर्य और साहस से काम लिया। उसने सैनिकों में साहस और उत्साह उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने शपथ ली कि वो भविष्य में शराब नहीं पिएगा और इसके लिए उन्होंने शराब के जो बर्तन थे, सोने और चांदी के बर्तन, वो तुड़वा दिए तथा वो गरीबों में बंटवा दिए। उसने मुसलमानों पर से तमगा कर हटाने की भी घोषणा की। उसने सैनिकों तथा अधिकारियों को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए एक जोशीला भाषण दिया। बाबर के इस भाषण का मुगल सैनिकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की कि वे अंत समय तक लड़ते रहेंगे। इसी दौरान बाबर ने अपनी व्यूह रचना स्थापित की। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का पालन किया, यानी अपनी जो नीति थी
तुलगुमा युद्ध नीति। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार मुगल सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 थी। बाबर ने अपनी सेना के सबसे आगे बिना बैल की बैलगाड़ियों की पंक्ति लगाई और इन पंक्तियों को एक दूसरे से लोहे की जंजीरों से बांध दिया। सेना के जिस भाग की ओर बैलगाड़ियां नहीं थी उस ओर सुरक्षा के लिए खाइयां खोदी गई। इसके पीछे बंदूकची और तोपखाने के गोलंदाज खड़े किए गए। इन गाड़ियों के पीछे तोपखानों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया और इसका नेतृत्व निज़ामुद्दीन अली खलीफा को सौंपा गया। पहिएदार तिपाहियों के पीछे गोलंदाज और बंदूकची खड़े किए गए। सेना के मध्य भाग में बाबर ने सैन्य संचालन का कार्य संभाला। दाहिने और बाएं सिरों पर उसने तेज घुड़सवार नियुक्त किए। ये तेज घुड़सवार दाएं और बाएं यानी दोनों तरफ से सेना को घेरते हुए उस पर जोरदार वार करते थे। बाबर हमेशा एक रिजर्व सेना भी रखता था। इस प्रकार बाबर की ये जो संपूर्ण युद्ध नीति थी वो तुलगुमा युद्ध नीति के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध में बाबर के प्रमुख तोपची मुस्तफ़ा तथा उस्ताद अली दोनों बाबर के लिए वरदान साबित हुए। युद्ध की शुरुआत 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुई। युद्ध प्रातः 9 बजे के लगभग खानवा के मैदान में लड़ा गया। राणा सांगा ने अपने बाएं भाग को मुगल सैनिकों पर आक्रमण करने का संदेश दिया। उसने मुगल सेना में अव्यवस्था फैल गई, परंतु बाबर ने स्थिति को शीघ्र ही संभाल लिया। इसके बाद बाबर ने अपने प्रमुख तोपचियों को तोप के गोले बरसाने की आज्ञा दी। मुगलों की भीषण गोलाबारी के आगे राजपूतों में खलबली मच गई। यद्यपि राजपूतों ने वीरतापूर्वक मुगलों का मुकाबला किया, परंतु वे इन तोपों के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सके। राणा सांगा एक तीर लगने से मूर्छित हो गए। उनके सिर में एक तीर लगा जिससे वो घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाए गए। कुछ ही समय में राजपूत सैनिकों को ये मालूम पड़ गया कि राणा सांगा जख्मी हो चुके हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। ये देखते ही राजपूत सेना में अव्यवस्था फैल गई और इस प्रकार राजपूत सेना छिन्न भिन्न हो गई। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई। महाराणा सांगा की पराजय का एक कारण यह भी माना जाता है कि बयाना के शासक सलादी तंवर ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। सलादी तंवर ने समय पर महाराणा सांगा को सहायता नहीं दी और बीच युद्ध में महाराणा सांगा सलादी तंवर बाबर से जा मिला। अंततः राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर विजयी हुआ। इस प्रकार भारत में मुगल वंश पूरी तरह से स्थापित हुआ और इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि राजपूत पुनः एकत्रित होकर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उठ खड़े हों। इस प्रकार भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।